आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। खबरों की आगाज करेंगे। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनातनी अब भी जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर है, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री सर्गी से हुई। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान गजब की केमिस्ट्री दिखी। तो वहीं एक ऐसा फैसला भी हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। गुरुवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक करीब 1 घंटे से ज्यादा तक चली। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान को साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा भारत के सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रूस ने पूरा साथ देने का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया है और अपनी ओर से योगदान की बात कही है। गौरतलब है कि कई मोर्चों पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, फिर चाहे वो हथियार पहुंचाना हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत के हक में आवाज उठाना हो। यही कारण है कि चीन से जारी तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम हो गया है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि कल लेह पहुंचने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर ऑफिसर्स से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है, वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान न केवल भारतीय सेना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए। भारत चीन के बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है। उन्होंने कहा है कि हमें जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन बेनतीजा रही। लद्दाख दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे ने पेंगोंग झील के संपूर्ण इलाके की सुरक्षा स्थितियों को लेकर स्थानीय कमांडरों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की। अग्रिम मोर्चे के कमांडरों ने दुश्मन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए सेना की ऑपरेशनल तैयारियों से भी सेना प्रमुख को रूबरू कराया। बुधवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अग्रिम मोर्चे पर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने जवानों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया। अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि चीन अब दुनिया में मौजूद अपने दुश्मन देशों को अंधा और बहरा करना चाहता है। इसके लिए वो अंतरिक्ष में हमला करेगा। वो अपने रोबोट्स, सैटेलाइट्स, जैमर और किलर मिसाइलों के जरिए दुश्मन देशों की संचार प्रणाली को ठप करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इस बाबत 200 पेजों की एक रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में जमा की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऐसी तकनीक विकसित करने में लगी है जिससे दुश्मन देश किसी भी तरह का हमला या संचार न कर सके। चीन काइनेटिक किल मिसाइल, ग्राउंड बेस्ड लेजर और स्पेस रोबोट बना रहा है। इसकी वजह से वो अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स मार गिरा सकता है या फिर उनकी
निगरानी कर सकता है। बता दें कि चीन सैटेलाइट्स जैमर जैसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो इन मामलों में भारत की तकनीक और सुविधाएं बेहद कम है। वो चीन से इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। फिलहाल इसरो और DRDO दोनों की इन मामलों में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 15वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेज रफ्तार से चल रही है। आज सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया और उनकी फैमिली एनसीबी के निशाने पर हैं। वहीं एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट टीम आज सुशांत केस में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बता दें कि एनसीबी की टीम ने रिया के घर पर छापेमारी की कार्रवाई अब रोक दी है। करीब 3.5 घंटे तक रिया के घर की तलाशी लेने के बाद एनसीबी की टीम शोविक को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बताया जा रहा है कि शोविक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद और बाशित से एक साथ पूछताछ की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि रिया के घर से ड्रग्स नहीं मिला है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नेता हैं, ये निश्चित रूप से वहाँ पर बाहर के लोगों को और वहाँ के लोगों को भी आतंकित करके इस लोकतंत्र में सरकार चलाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। और वहाँ जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके फ्रीडम और उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। यह बहुत दुखद बात है इस देश में कि कोई देश का, कोई इस राज्य का नेता अपने राज्य में किसी को इस तरह से धमकी देता हो। फेसबुक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस के प्रोबेशन कैडेट से बात कर रहे हैं। यहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा आईपीएस अधिकारियों से उनके अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र से महामारी से बचाते हुए चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यही कारण है कि सत्र के दौरान कोरोना से बचाव का हर तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रयास के तहत संसद की कार्यवाही में भाग लेने आने वाले सांसदों के लिए कोरोना से बचाव का एक प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार किया गया है। प्रोटोकॉल में संसद भवन आने के 72 घंटे पहले भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बीते कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में बढ़े नए 5 लाख मामलों की वजह से ग्लोबल टैली में 1% का इजाफा हुआ है। WHO का कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या इसकी वजह है। बीते 7 दिनों में देश में तकरीबन 5 लाख मामले सामने आए हैं, जो कि इससे पिछले सप्ताह के संक्रमितों की संख्या से 9% ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सप्ताह की तुलना में पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु दर में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। यूएन हेल्थ एजेंसी का कहना है कि इन नए मामलों को जोड़ा जाए
तो पूरी दुनिया में 18 लाख नए संक्रमित पैदा हुए हैं। ये जानलेवा वायरस अमेरिकियों के बीच भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, जहां पूरी दुनिया में संक्रमित और मरने वालों की संख्या आधे से भी ज्यादा है। WHO का कहना है कि कुछ इलाकों में लोगों ने पहले से ज्यादा राहत महसूस की है। पेरू, मैक्सिको, कोलंबिया और अर्जेंटीना में अब ये काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीते दिन भारत में 84,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो कि एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए केस हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भले ही 2 महीने बाकी रह गए हों, लेकिन चुनावी हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। डेमोक्रेटिक ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में राष्ट्रपति भवन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि ये संघीय हैच अधिनियम का उल्लंघन है। बता दें कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह का आरोप लगाया गया है कि उधर राष्ट्रपति चुनाव के पहले देश में एक बार फिर नस्लीय आंदोलन की सियासत तेज हो गई है। केनोशिया और विस्कॉन्सिन राज्य के इर्द गिर्द पूरी सियासत केंद्रित हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को केनोशिया का दौरा किया तो उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन गुरुवार को विस्कॉन्सिन की यात्रा पर थे। इस दौरान वो ब्लैक के परिवार के सदस्यों और केनोशिया समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की नज़र डेमोक्रेटिक के गढ़ कहे जाने वाले पेंसिल्वेनिया पर है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में वो यहां से बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीत सकते थे। आपको बता दें, अभी यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में जिस तरह ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुन कर उत्पीड़न कर रही थी, अब वैसे ही बीजेपी सरकार में इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। मायावती ने ट्वीट पर लिखा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुन कर उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान बीजेपी सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। बीएसपी प्रमुख ने आगे लिखा कि जिस तरह से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके महान संतों और गुरुओं की मूर्ति तोड़ी गई, उनके नाम पर रखे गए जिलों और संस्थानों के नाम भी बदल दिए गए, ठीक उसी तरह से अब वर्तमान बीजेपी सरकार भी चल रही है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में
23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। ये 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जीडीपी के गिरने और बेरोजगारी के साथ यूपी में बढ़ रहे अपराधों पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लगभग 7,000 से अधिक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नोएडा में बंद हो चुके हैं। एक भयंकर त्रासदी उत्तर प्रदेश में आई हुई है और पूरा देश इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था का शिकार हुआ है। कहीं ना कहीं जहां सरकार को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, सरकार लगातार हीला हवाली और उपेक्षा का शिकार पूरे प्रदेश को, पूरे देश को बनाने का काम किया है। अगर आप देखें तो बुनकर एक बड़ी आबादी है और उनका लगभग करोड़ों लोगों का रोजगार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। उनके लिए भी सरकार जो फ्लैट रेट बिजली का देती थी उसको भी वापस लेने का काम किया, जो कांग्रेस सरकार ने उन्हें फ्लैट रेट दिया था। उत्तर प्रदेश में कानून का पूरी तरह आज कानून का राज समाप्त हो गया। गुंडा राज है, जंगल राज है। जिस रूप में उत्तर प्रदेश की हालात है, कानून से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कुछ लोगों की जो बुद्धिबंदी है, उस बुद्धिबंदी और दिमागबंदी का असर उनकी पार्टी पे जरूर दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ लोगों की जब बुद्धि में जो है वो कहीं ना कहीं विराम लग जाता है, सोच में विराम लग जाता है, तो इसी तरह की उनकी पार्टी की तंगी और मंदी उसका साफ तरीके से प्रमाण दिखाई पड़ रहा है। हमें ये लगता है कि हर दिन बिना किसी सर पैर की बात के आधार पर अपनी बात को करना और कहना हंसी और मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के लोग भी। और इसी का नतीजा है कि आज पार्टी जो है, इनके पार्टी में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए जो है वो अपने दिमाग की बंदी को ठीक करें, अपने दिमाग की तंगी को ठीक करें, तो उनकी पार्टी का ही भला होगा। अन्यथा इसी तरह से आप चीखते चिल्लाते रहिए, बकवास मंडली का हिस्सा बनते रहिए। जिस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ फ्रंट पर आकर के इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में लोगों में विश्वास कायम किया, संकट के समाधान के हिस्सेदार भागीदार बने, और जिसका नतीजा है कि आपदा जो है वो आफत नहीं बन पाई, अवसर बनी। लोगों के विश्वास की डोर टूटने नहीं पाई। और इतना बड़ा देश, 130-135 करोड़ का देश, उन देश के लोगों में विश्वास की डोर, देश के लोग विश्वास की डोर से बंधे रहे। उसका एक प्रमुख कारण था कि इस देश के लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्प। जो ये पैंडेमिक पीरियड की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, और पैंडेमिक पीरियड की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एक असामान्य परिस्थितियों में हो रही है। उसके अलावा जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, उन्हें जो है वो संसद के इतिहास का ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होकर के अज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मौके आए हैं, बहुत से ऐसा समय आया है जिसमें कि प्रश्नकाल को स्थगित भी किया गया है, प्रश्नकाल को खत्म भी किया गया है। और एक चीज, दूसरी चीज, सामान्य स्थितियों में भी अगर आप देखें तो प्रश्नकाल जो है वो विपक्ष, वही लोग जो लोग सवाल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए नोटिसेस दिए हैं और स्थगित किए भी गए हैं। इसलिए ये पैंडेमिक पीरियड की एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, एक असामान्य परिस्थितियों की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है। यूपी में आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी कड़ी में सपा नेता सुनील यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी गुनाहों के देवता है। अन्य मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो वो सराहनीय है, और मुझे लगता है कि भारत में खास तौर से फेसबुक को देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फेसबुक अकाउंट हैं जो नफरत की बात करते हैं, नफरत वाली बातें शेयर करते हैं, जिसमें समाज में नफरत फैले। उन सब को बंद कर देना चाहिए। अगर फेसबुक ऐसा करता है तो भारतीय जनता पार्टी के 70% नेताओं के और कार्यकर्ताओं के फेसबुक अकाउंट बंद करने पड़ेंगे फेसबुक को। देखिए, जेईई की जो परीक्षाएं हुई हैं
उसमें अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो बंगाल में केवल 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, बाकी राज्यों में 50% दी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात कही है कि जो समानता के संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इस तरीके के अधिकारों को वो लगातार कुचलने का काम कर रही है। देखिए, बलिया की घटना कोई उत्तर प्रदेश के लिए पहला उदाहरण नहीं है योगी सरकार में। अभी 3 दिन पहले रायबरेली में यही योगी जी की पुलिस ने दलित नौजवान को इतना 3rd डिग्री दिया, इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। आज बलिया में वही हो गया। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस गरीब कमजोर को जबरदस्ती मार पीट के, आप जांच करा लीजिए, योगी जी अगर जांच करा लें, केवल वसूली का मामला रहा होगा। तो ये जो योगी जी की ठोको नीति है, तो ये पुलिस उसी नीति को आगे करके वसूली कर रही है और ठोक रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार के खिलाफ खड़े होकर के जवाब देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि लखीमपुर की ये इसी 1 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? पुलिस निर्दोष को पकड़ करके मार रही है, 3rd डिग्री दे रही है, वो मर जा रहा है, अपराधियों के साथ चाय पी रही है, लड्डू खा रही है। यही योगी जी का जंगल राज है। और जब गुनाह नहीं रुक रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी गुनाहों के देवता हो गए हैं, इसीलिए गुनाह नहीं रुक रहे हैं। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के ही एक नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले इतनी कमजोर नहीं थी जितनी अब है। राहुल गांधी को कहा कि अब उनकी पहचान सिर्फ प्रश्न करने वाले नेताओं के रूप में होती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी को एक और जवाब देना चाहिए। उनके ही एक नेता ने बहुत जबरदस्त आरोप लगाया कि आज से पहले इतनी कांग्रेस कमज़ोर नहीं थी जितनी आज है। पहले वो अपनी कमजोरी को देखें कि उनके प्रति जनता का क्या भाव है और उनके नेताओं का क्या भाव है। प्रधानमंत्री को तो पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है और राहुल गांधी को केवल प्रश्न करने वाला एक नेता के रूप में हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जाना जा रहा है। वह बार बार ये जो है इसकी बात उठाते हैं कि नोटबंदी की क्या है। तो नोटबंदी पर बहुत दिन हो गया भाई, हर बार उसी को उठा कर करके वो अपने को जीवित नहीं रख सकते हैं। कुछ आगे बढ़ कर करके अपने और अपने पार्टी को जीवित करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवार अपनी प्रबल दावेदारी बताते हुए विधानसभा क्षेत्र का कर रहे हैं। वैसे ही प्रबल दावेदारी को लेकर ओबरा विधानसभा क्षेत्र के दाऊदनगर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने न सिर्फ कांति सिंह को वापस जाओ के नारे लगाए बल्कि काले झंडे भी दिखाए। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को वापस लौटना पड़ा। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।